हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल साइर क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुनील कुमार एक बार पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हूं। साथियों, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि एकात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है, संघात्मक शासन व्यवस्था क्या होती है। साथियों, किसी भी देश की जो प्रकृति होती है वो या तो संघात्मक होती है या तो एकात्मक होती है। और पूरे विश्व में हम लोग दो प्रकार की शासन प्रणाली देखने को मिलती है, एक संसदीय शासन प्रणाली, एक अध्यक्षीय शासन प्रणाली। अब जैसे ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में एकात्मक और संसदीय शासन प्रणाली देखने को मिलती है। वहीं अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में आप देखेंगे वहाँ पर संघीय व्यवस्था और अध्यक्षीय शासन प्रणाली है। ऐसे भारत में है, भारत में भी संघीय व्यवस्था है और संसदीय प्रणाली है। तो कोई भी राज्य हो या देश हो, उसके संचालन के लिए एक सरकार होती है जो उसको चलाती है। ठीक है, कोई राज्य कब कहलाएगा? उस राज्य के निर्धारण के लिए चार आवश्यक तत्व होते हैं, तभी वो राज्य कहलाता है। उसी में एक तत्व होता है सरकार। चार उसके आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं? देखिए, राज्य तभी राज्य कहलाएगा जब उसके चार आवश्यक तत्व होंगे। पहला, निश्चित भूभाग, उसके बाद उस निश्चित भूभाग पर पर्याप्त जनसंख्या, और क्या है? तीसरा, सरकार है। अभी सरकार का काम क्या रहता है? ये जो निश्चित भूभाग पर जनसंख्या है, इन्हीं की इच्छाओं की पूर्ति करना, इनके समस्याओं को दूर करना, इनके स्वास्थ्य या भोजन की व्यवस्था करना, इनकी ज़रूरतों को पूर्ण करना। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, जो सरकार होती है, सरकार राज्य की इच्छाओं की क्या करती है? पूर्ति करती है। अब सरकार जो होते हैं उसके बहुत सारे काम होते हैं। अब सरकार क्या, अगर जैसे एक परिभाषा देखें सरकार किसे कहते हैं, देखिए, सरकार वह है जो राज्य की इच्छाओं की पूर्ति करे। सरकार देश पर शासन या प्रशासन करने वाले व्यक्तियों का एक समूह है। अब कोई देश हो या राज्य हो, उस पर शासन कौन करेगा? या तो कोई संस्था करे, या तो कोई राजनीतिक पार्टी हो सकती है, या कोई हारमोनियस तरीके से कर रहा हो जहाँ पर राजतंत्र हो। ठीक है, तो वही क्या होती है? सरकार लोगों का एक समूह है। ठीक है, जो क्या करता है? किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करता है। अब सरकार के बहुत सारे काम होते हैं। अब क्या काम हो सकते हैं? कुछ कामों को हम जैसे देख लेते हैं। सरकार क्या करती है? आप देखेंगे सरकार रोड बनाती है, विद्यालय की जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ विद्यालय बनाएगी, जहाँ अस्पताल की ज़रूरत होगी वहाँ अस्पताल बनाएगी। अब बहुत सारे सामाजिक मुद्दे होते हैं, जैसे गरीबी को कैसे दूर किया जाए, कौन से ऐसी कार्यक्रम चलाए जाएं, कौन सी ऐसी योजनाएं लाए जाएं जिससे क्या हो? गरीबी दूर हो। विद्युत के जैसे आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए, उसके उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, सभी लोगों को कैसे विद्युत पहुंचाया जाए, सब क्या है? सरकार के काम है। कोई अपराध कर रहा है, कोई गलत काम कर रहा है, उसके लिए दंड का प्रावधान क्या होगा? जैसे उसके लिए क्या? न्यायालय की व्यवस्था। न्यायालय क्या? सरकार का एक अंग है। सरकार और क्या काम कर सकती है? सरकार सीमाओं को सुरक्षित करती है जिससे उस देश में रहने वाले लोग सुरक्षित रह सकें। सरकार नियम बनाती है, कानून बनाती है, और उसका ये भी हक होता है, सरकार जो नियम कानून बनाए उसको लोगों को मानने के लिए बाध्य भी करे। ये सरकार का हक है कि जो नियम कानून बना रही है उस राज्य या उस देश में रहने वाले लोगों को मानने के लिए बाध्य करे। ठीक है, जैसे हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं, जैसे हम लोग वाहन चलाते हैं, हम लोग गाड़ी चलाते हैं, तो क्या होता है? सरकार ने नियम लगाया है कि आप अगर वाहन चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो क्या होगा? उसके लिए सरकार ने कुछ दंड का प्रावधान किया है। तो सरकार क्या करती है? सरकार राज्य में रहने वाले लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करती है, उनके स्वास्थ्य, उनके भोजन की व्यवस्था करती है। ये सारे क्या होते हैं? सरकार के काम होते हैं। तो राज्य के निर्धारण के लिए जो चार आवश्यक तत्व होते हैं, उसमें निश्चित भूभाग तो होनी ही चाहिए। उसके बाद उस निश्चित भूभाग पर पर्याप्त जनसंख्या होनी चाहिए। अब इन सब की देख रेख के लिए, इनकी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए, इनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक सरकार वहाँ पर होनी चाहिए। और चौथा जो होता है राज्य का आवश्यक तत्व, वो होता है क्या? संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ ये होता है कि हम किसी दूसरे की इच्छा से बाधित नहीं हैं, अर्थात हम किसी दूसरे की इच्छा से शासन नहीं कर रहे हैं, अर्थात हमारे ऊपर किसी दूसरे की इच्छा नहीं थोपी जा रही है। हम लोग स्वतंत्र हैं, हम अपने इच्छा से शासन कर रहे हैं, हम लोग अपनी इच्छा से बाधित हैं।
ठीक है, उसी को संप्रभुता कहते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं संप्रभुता की परिभाषा क्या होती है। संप्रभुता राज्य का प्राण तत्व है, इसके अभाव में किसी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। संप्रभुता का अर्थ है किसी भी दूसरे की इच्छा को ना मानना तथा स्वयं की इच्छा से बाधित रहना। तो राज्य का मतलब ये राज्य के 4 आवश्यक तत्व हो गए। अब देखते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कहीं कहीं बहुत छोटे राज्य होते हैं, कहीं बड़े राज्य होते हैं। अब ये जो बड़े और विस्तृत राज्य होते हैं, इनका कैसे संचालन होगा। ठीक है, अब केंद्रीय आधार पर या एक जगह से इनको संचालित नहीं किया जा सकता है। तो इनका अच्छे से संचालन करने के लिए सुविधा की दृष्टि से क्या किया जाता है, ये जो राज्य होते हैं इनको छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है। उसके बाद केंद्र और इन जो इकाइयाँ जो बनाई गई हैं प्रशासन के लिए, इनके बीच शक्तियों का बंटवारा किया जाता है। अब संविधान के द्वारा ही केंद्र और राज्य के बीच क्षेत्रों के आधार पर शक्तियों को बांटा जाता है। कभी कभी इन शक्तियों को क्या कर दिया जाता है, सेंट्रलाइज कर दिया जाता है, और कभी कभी इन शक्तियों को विकेंद्रीकरण कर दिया जाता है संविधान के द्वारा। और संविधान के द्वारा ही पता चलता है कि राज्य और केंद्र के बीच संबंध कैसा है। तो इन सब के आधार पर हमें किसी भी देश में, विश्व में 2 प्रकार की व्यवस्था देखने की मिलती है, एक एकात्मक शासन व्यवस्था, एक संघीय शासन व्यवस्था। चलिए अब समझते हैं हम लोग एकात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं, एकात्मक सरकार क्या होती है। देखिए, एकात्मक सरकार किसी भी देश में ऐसी सरकार को कहते हैं जहां पर एक ही राजनीतिक पार्टी या नेतृत्व हारमोनियस तरीके से शासन कर रहा हो। ठीक है, वहां पर विपक्ष ना के बराबर होता है। और जहां पर एकात्मक सरकार होती है वहां पर सारी शक्तियों को, जो संविधान द्वारा सारी शक्तियां प्रदान है, किसी एक दल, किसी एक पार्टी या किसी एक संस्था या किसी एक व्यक्ति में हस्तांतरित कर दी जाती है, जिसे हम लोग केंद्र सरकार कहते हैं। उन सारी शक्तियों को क्या कर दिया जाता है, एक जगह पर केंद्रित कर दिया जाता है, एक जगह पर सेंट्रलाइज कर दिया जाता है। और उसके बाद अब केंद्र की इच्छा है उन शक्तियों को छोटे छोटे निकाय बनाकर, इकाइयाँ बनाकर उन शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन करें, उनको थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ दें और उनको संचालित करें। तो एकात्मक शासन व्यवस्था में क्या होती है, किसी एक जगह पर शक्तियों को, अर्थात कह सकते हैं केंद्र में सारी शक्तियों को समाहित कर दिया जाता है, वहीं पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। सारी शक्तियाँ किसको दी जाती है, केंद्र को दे दी जाती हैं। आइए परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। देखिए क्या होता है, एकात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, अर्थात शक्तियाँ जितनी होती हैं उनको सेंट्रलाइज कर दिया जाता है। संविधान द्वारा समस्त शक्तियाँ केवल केंद्र को सौंपी जाती हैं, अर्थात संविधान में जो शक्तियाँ होती हैं वो सिर्फ किसको, केंद्र सरकार को दी जाती हैं। तथा इकाइयों को शक्तियाँ केंद्र से प्राप्त होती हैं, अर्थात जो इकाइयाँ बनाई गई हैं, जो निकाय बनाए गए हैं, उनको जो है शक्ति वो संविधान से नहीं प्राप्त होगी। उनको जो शक्ति प्राप्त होगी किससे प्राप्त होगी, ये जो केंद्र सरकार है, संविधान सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार को दे देता है। उसके बाद जो इकाइयाँ होती, इनको जो शक्ति प्राप्त होती है वो केंद्र सरकार से प्राप्त होती है। और ये जो इकाइयाँ होती, इनका अस्तित्व और शक्ति केंद्र की इच्छा पर निर्भर करता, अर्थात इनका अस्तित्व कब तक रहेगा, इनको कितनी शक्तियाँ प्रोवाइड की जाएंगी, कितनी शक्तियाँ दी जाएंगी, इन इकाइयों का गठन कितने दिनों के लिए किया जाएगा, ये सारे प्रावधान कौन, केंद्र सरकार करेगी। ये सब उसकी इच्छा पर निर्भर होते हैं। तो उम्मीद करते हैं एकात्मक शासन व्यवस्था आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब संघीय शासन व्यवस्था समझते हैं। देखिए, संघीय शासन व्यवस्था सबसे पहले अमेरिका में देखने को मिलती है। ठीक है, जो संघ शब्द होता है, संघ का शब्द ही होता है मिलजुल कर किसी सरकार को चलाना। संघ का अर्थ क्या होता है, मिलजुल कर किसी ऐसी व्यवस्था का निर्माण करना, उसके बाद उस व्यवस्था को मिलजुल कर चलाना। ठीक है, जैसे हम अपने देश की बात करें, ठीक है, हमारे देश में संघीय व्यवस्था है, ठीक है, जो कनाडा से ली गई है। ठीक है, संघीय व्यवस्था है। तो हमारे देश में आप देखेंगे शक्तियों का क्या होता है, विकेंद्रीकरण होता है। राज्य को अलग शक्तियां संविधान से प्राप्त होती हैं, केंद्र सरकार को अलग प्राप्त होती हैं। उसके बाद जो प्रशासनिक पदों पर व्यक्ति रहते हैं, जैसे आप राष्ट्रपति को देखेंगे, उसकी शक्तियां, उसके कर्तव्य अलग अलग होते हैं। प्रधानमंत्री को देखेंगे, उनकी शक्तियां, उनके कर्तव्य अलग होते हैं। राज्यपाल को देखेंगे, मुख्यमंत्री को देखेंगे, तो क्या है, ये शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया और ये मिलजुल कर क्या कर रहे हैं,
उस व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं, चला रहे हैं। ठीक है, ऐसे क्या था, अमेरिका में जब सबसे पहले संघीय व्यवस्था आई, अमेरिका पहले 13 राज्यों में बटा हुआ था, अभी भी बटा है। ठीक है, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, एक समझौता किया जिसको फेडरेशन बोला जाता है। जब कहीं भर समझौता करके संघीय व्यवस्था का निर्माण किया जाता है तो उसको फेडरेशन बोला जाता है। वो आपस में हमेशा लड़ते रहते थे, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, उन लोगों ने समझौता करके संविधान बनाया और ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया। ठीक है, उसको फेडरेशन, अगर आपसे पूछा जाए वहाँ पर कैसी व्यवस्था, फेडरेशन है जहाँ समझौते द्वारा। लेकिन भारत में क्या हुआ, भारत में आप देखेंगे ब्रिटिश प्रांत हो या रियासतें हो, सभी ने क्या किया, आपसी सहयोग से ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया। तो हमारे को क्या बोला जाता है, यूनियन बोला जाता है। ठीक है, तो संघीय व्यवस्था क्या होती, संघीय व्यवस्था ऐसी व्यवस्था होती जिसमें 2 या 2 से अधिक सरकारें क्या होती हैं, कार्यरत होती हैं, अर्थात इनमें शक्तियों को विभाजन कर दिया जाता है। ठीक है, जिसमें संविधान के माध्यम से राज्य की शक्तियों का निर्धारण कर दिया जाता है, और क्या होता है, राज्य संविधान के माध्यम से ही केंद्र की शक्तियों का निर्धारण कर दिया जाता है। ठीक है, इनको स्वतंत्र रूप से छूट दी जाती है, इनको क्या फ्रीडम दिया जाता है कार्य करने के लिए, इनको फैसले लेने के लिए। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। आइए इसको परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, देखिए संघात्मक व्यवस्था, संघीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें 2 या 2 से अधिक सरकारें होती हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक सरकारें होती हैं, केंद्र और राज्य, और संविधान के द्वारा शक्तियों का बंटवारा इनके मध्य कर दिया जाता है। और जो संविधान में शक्तियां होती हैं उनका क्या होता है, उसी के माध्यम से केंद्र और राज्य की शक्तियों को आपस में बांट दिया जाता है। इस व्यवस्था में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों अपने अपने मामलों में स्वतंत्र होती हैं। इनको किसी, जैसे आप अपने संविधान को पढ़ेंगे तो जो राज्य सूची है, राज्य सूची पर सिर्फ विषय बनाने का किसका अधिकार है, राज्य को अधिकार है। संघ सूची पर विषय बनाने का अधिकार किसको, संघ को है। समवर्ती सूची पर दोनों लोग बनाते हैं। ठीक है, ऐसे इनकी जो शक्तियां हैं जो संविधान द्वारा इनको प्रदान की गई हैं, तो ये स्वतंत्र होते हैं, उस पर केंद्र कोई दबाव नहीं डाल सकता और सारी चीज़ें नहीं कर सकता है। ठीक है, तो एक मामूली सा अंतर होता है, एकात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों को सेंट्रलाइज कर दिया जाता है, किसी एक व्यक्ति के पास रख दिया जाता है या किसी एक राजनीतिक पार्टी के पास रख दिया जाता है जो संविधान से शक्तियाँ मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद एकात्मक शासन व्यवस्था में जो इकाइयाँ होती हैं वो डायरेक्ट संविधान से शक्तियाँ नहीं प्रदान करती हैं, वो किससे प्रदान करेंगी, केंद्र सरकार से प्रदान करेंगी। लेकिन संघीय व्यवस्था में क्या होता है, संघीय व्यवस्था में संविधान के माध्यम से शक्तियों को केंद्र और राज्य के मध्य बांट दिया जाता है। और ये दोनों लोग क्या होते हैं, अपने फैसले लेने में, अपने मामले का मतलब सुलझाने में स्वतंत्र होते हैं, इनके ऊपर कोई दबाव नहीं होगा। और एक ज़रूरी बात, जिस भी देश में संघीय व्यवस्था होती, जैसे सबसे पहले अमेरिका में आई तो उसी ने कुछ नियम बनाए। अगर वो देश में संघीय व्यवस्था 4 चीज़ों का होना आवश्यक है। पहला, उस देश का एक अपना लिखित और कठोर संविधान होना चाहिए, लिखित और कठोर संविधान। ठीक है, और ये संविधान जो है इसकी सर्वोच्चता होनी चाहिए, सर्वोच्चता होनी चाहिए, अर्थात संविधान सबसे सर्वोपरि होगा। एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, एक स्वतंत्र न्यायपालिका होनी चाहिए, अर्थात राज्य और केंद्र के बीच कोई विवाद हो तो न्यायपालिका क्या करे, उसको सुलझा सके। और दोहरी सरकार होनी चाहिए, दोहरी सरकार होनी चाहिए, अर्थात 2 सरकार होनी चाहिए, केंद्र और राज्य की सरकार होनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में।